हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ अभी, जिसको हम फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम या एसीएफ के एग्ज़ाम से आप जानते हैं। तो उसमें हम जो है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिला था, बाकी तो जो है आपके पीसीबी से बाकी क्वेश्चन थे और फॉरेस्ट्री और वगैरह से सारे ज़्यादा क्वेश्चन हमको जो है देखने को मिले। तो 1 बाय 1 हम जो है डिस्कस करेंगे सारे सेक्शंस को, है ना। अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के सेक्शन को। पहले 2 क्वेश्चन कुछ टेक्नोलॉजी के होंगे और उसके बाद फिर हम जो है आगे मूव कर जाएंगे फिजिक्स वाले सेक्शन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, हालांकि जो है मैं सेट डी लिया हुआ हूं और उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जीपीएस से। तो जीपीएस बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम है जो यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर उसको लेकर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, ए स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, ए रेडियो बेस्ड स्पेस नेविगेशन सिस्टम, स्पेस बेस्ड स्पेस नेविगेशन सिस्टम, और 4th ऑप्शन में दिया हुआ है रेडियो बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। तो बहुत जो है सिंपल सा जो है इसका जवाब है, यह सिंपली क्या है, स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। ये तो इसका आंसर क्या होगा, ए, जो कि आयोग ने भी मेरे ख्याल से यही आंसर लिया हुआ है। तो ये सही आंसर है इसका। यह जो है एक स्पेस बेस्ड जो है क्या है, रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं गगन का जो पूरा जो फॉर्म है, फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। फुल फॉर्म जो है बेसिकली उसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, जीपीएस बेस्ड या सॉरी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया ने बेसिकली अपने यूज़ के लिए जो है क्या किया है, लॉन्च किया है। और उसमें यहाँ पर उसका नाम गगन रखा गया है। तो उसमें उसका पूरा नाम पूछा गया था। तो ये जीपीएस एडेड है, मतलब उसका ये यूटिलाइज करेगा, ठीक है, किसके लिए, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन के लिए। तो इसका पूरा नाम जो है ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए, ये 2 ही क्वेश्चन आपको टेक्नोलॉजी से मिलते हैं, बाकी तो क्वेश्चन थे ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है फिजिक्स के सेक्शन से ही कंटिन्यू किया हुआ है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो इन्वायरमेंट से भी बेस्ड हो सकते हैं, वो बोल सकते हैं आप। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 अगर हम बात करें तो वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में हम इसको जानते हैं, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म मतलब फॉसिल फ्यूल्स की बात किया गया था, नॉट ए फॉसिल फ्यूल। तो आपको पता होगा कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम वगैरह, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। बट आपका जो यूरेनियम है ये जो है फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आता है और आपको नहीं पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यूरेनियम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो बेसिकली सोलर एनर्जी से जो उसका जो सोर्स है उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो है एक टॉपिक है सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का स्रोत, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। सोलर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत संलयन है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोलते हैं जनरली हम, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन वहां पर उस प्रोसेस के थोड़ा और डिटेल में उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो अगर हम देखें तो इसका सही जो राइट आंसर है वो है प्रोटॉन प्रोटॉन। जो लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेके आए होंगे वो गलत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन प्रोटॉन जो है ये चैन रिएक्शन, ये इसका जो है क्या है, राइट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो निर्वात में या कहीं भी अगर हम बात करें तो प्रकाश की चाल जो है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को यहाँ ध्यान रखने वाली बात थी। तो किस पे निर्भर करती है, एक्चुअली में क्या होता है ना कि प्रकाश की जो चाल है वो बदलती है माध्यम के हिसाब से, और माध्यम का गुण क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है बदलेगा किसके अकॉर्डिंगली,
माध्यम के अकॉर्डिंगली, मीडियम के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मीडियम आंसर नहीं दिया हुआ है या उसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों से वो इंडिपेंडेंट है, ये तीनों पे वो डिपेंड नहीं करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता या जो है मीडियम दिया रहता तो उसका वो सही आंसर हो जाता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना वेव ऑप्टिक्स से दिया हुआ है, वेव ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, तो ये एक प्रकार से आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो नहीं पढ़ा है वो ऑब्वियस सी बात है उससे नहीं बनेगा, फार्मूला वगैरह याद नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये जो है ना जो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें दो वेव्स है और उन दो वेव्स की इंटेंसिटीज दी हुई है रेशियो में 1:9, और उसमें जो है यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो वेव्स हैं वो एक दूसरे से इंटरफेरेंस कर रही है, व्यतिकरण कर रही है। तो उसका अधिकतम तथा न्यूनतम मान, मैक्सिमा और मिनिमा आपको यहाँ पर याद करना था, ये बोला गया था। तो उसका अगर हम इंटेंसिटी का मैक्सिमम और अपॉन मिनिमम इसका अगर रेशियो निकालें तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है। अगर हम मान लो इसको I1 और इसको I2 मान रहे हैं, अगर 1 की इंटेंसिटी को और रेशियो I2 हम ऐसा ले रहे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा √I2 माइनस √I1 होल स्क्वायर। तो बेसिकली इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 1 + 9 है ना, और इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा I2 बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर में जो है क्या आएगा 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 16 अब बाई 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। तो ये बस फॉर्मूला यहाँ पर लगाना था। तो बेसिकली जिसने बनाया होगा तो अगर फार्मूला याद होगा तो ये बन गया होगा, नहीं तो फिर अदरवाइज ये क्वेश्चन छूटना ही था, क्योंकि सिलेबस में अगर आपने सिलेबस में नहीं है और नहीं पढ़ा होगा तो फिर ये आएगा भी नहीं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका बेसिकली लाइट से ही क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो उसके वेव वगैरह से, तो 2 × 10⁻14 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का जो है एक लाइट दिया हुआ है और ये ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रकाश जो है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। तो ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि वैक्यूम में वेवलेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम में वेवलेंथ निकाल लेंगे तो हमको निकालना आसान हो जाएगा जो है इस मीडियम में। आपको क्या पूछा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इस मीडियम में क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला है λ = c/f। ठीक है, अब ये जो हम निकाल रहे हैं ये वैक्यूम में निकाल रहे हैं, निर्वात में निकाल रहे हैं। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 3 × 10⁸। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी जो है चाहे वो जो है किसी भी माध्यम में प्रकाश हो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी जो है माध्यम से उसका कोई भी संबंध नहीं है, वह माध्यम से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की जो है आवृत्ति यह परिवर्तित नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻ क्या हो जाएगा बेसिकली 14, है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो λ = 1.5 × 10⁻⁻ समथिंग यहाँ पर आएगा, है ना, -6 आसपास ये आ जाएगा। तो ये लैम्डा वैक्यूम में आ गया, लैम्डा क्या आ गया वैक्यूम में। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखें तो लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम, तो आपको निकालना क्या है, लैम्डा मीडियम में निकालना है। तो लैम्डा मीडियम = क्या हो जाएगा लैम्डा वैक्यूम अपॉन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी अगर हम देखें तो लैम्डा मीडियम में अगर हम देखें तो लैम्डा वी कितना आया था 1.5 × 10⁻⁻6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 1.5। ठीक है, तो 1.5 कैंसिल 10⁻⁻6 होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं जो है लिख सकते हैं 10⁻, यहाँ पर 10⁻⁻6 है। अगर हमको इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। और बदलोगे तो देखो सिंपल सी बात है ऑप्शन 10 में ही आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ऑप्शन 10 में आएगा तो आपको कहीं भी यहाँ पर 4 नहीं मिल रहा है, वो 1 मिल रहा है।
1 है मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं होती, आपको 10 को इधर उधर करने की भी जरूरत नहीं, सीधा आपने देखा कि 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 10,000 जो है एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही चीज़ आपको यहाँ पर करनी थी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे पावर को और जो है करेंगे तो 10 की पावर में उसको चेंज कर सकते हैं आप, तो -10 करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में आएगा। वैसे आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो 10⁻⁻6 को जब कन्वर्ट करेंगे इसमें तो आपको इस टाइप से वैल्यू मिलेगी। आगे हम बढ़ते हैं। एक वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो ये मिरर से क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कॉन्केव लेंस के केस में देयर आर 6 केसेस, 6 डिफरेंट केसेस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, सॉरी है ना, लेंस नहीं मिरर। तो उसमें 6 केस है। तो उसमें जो आखिरी वाला केस है यहाँ वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन पोल और फोकस, मतलब पोल और अगर फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है मान लो, तो फिर उसका कहां पर बनेगा, ये जो है यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि देखा अगर आप देखेंगे यहां पर फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है बोल रहा है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब सिंपल सी बात है कि ये अगर मान लो 15 है पोल से, है ना, ये 15 है और ये जो है 30 है, तो ये उन दोनों के बीच में रखा हुआ है, और बीच में रखा हुआ है मतलब ये 6th केस है। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के अगर पीछे बनेगा तो वहां पर वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो पहली चीज तो वर्चुअल बनेगा, तो रियल वाला तो कट गया। अब वर्चुअल बनता है, दूसरा चीज क्या बनता है, सीधा बनता है, इनलार्ज बनता है। तो यहां पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वर्चुअल, इनलार्ज और अपराइट। डिमिनिश्ड नहीं होगा, ठीक है, इन्वर्टेड भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इनलार्ज और अपराइट, मतलब आभासी, बड़ा और सीधा। तो एक केस से यहाँ पर सीधे इस तरीके का क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमको देखने को मिला। इसके बाद हम बात करते हैं, एक ग्लास प्लेट है, उसमें प्रकाश की तरंग 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है और परावर्तित तथा अपवर्तित तरंग एक दूसरे के लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालिए। तो बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लास प्लेट ये है, ग्लास स्लेब या ग्लास प्लेट जो भी बोल लीजिए, है ना। अब इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर एक चीज बोल दिया गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड है, मतलब परावर्तित और अपवर्तित, उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो एक चीज तो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है और एक नियम है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 60 डिग्री कोण पर वो आपतित हो रहा है तो परावर्तित भी कितने एंगल से होगा, 60 डिग्री से होगा। मतलब अगर ये 60 डिग्री है आई तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो ये 60 और ये हमको 60 पता चल गया वहां से। अब क्या बोल रहा है कि इसके और इसके बीच में जो रिफ्लेक्टेड हुई 90 डिग्री है, तो मेरे को ये बताइए जब ये 60 है ये 90 है तो ये बचा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है एक लाइन के बीच कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो सिंपल सी बात है 180 माइनस 90 प्लस 60 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो बस ये एंगल आपको निकालना था। अब वहां से आप निकाल सकते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कैसे निकालोगे, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से आप सीधे अपवर्तनांक निकाल सकते हो, क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। यहां से आप निकालेंगे तो साइन 60 अपॉन साइन 30 करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा √3। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो बस एंगल का ही खेल था और स्नेल लॉ आपको मालूम होना चाहिए था, तो ये जो है क्वेश्चन बन जाता। आगे हम बात करते हैं, एक व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष दोनों है, तब उसे उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए किसी को अगर मान लो दूर की चीजें भी क्लियर नहीं दिख रही है और पास की चीजें भी क्लियर नहीं दिख रही है, इन दोनों ही स्थितियों में उसको बाईफोकल लेंस लगाना पड़ेगा, मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स, अर्थात अवतल और उत्तल दोनों लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अवतल कहाँ पर लगेगा और उत्तल कहाँ पर रहेगा। तो अवतल हमेशा ऊपर की ओर लगता है और उत्तल हमेशा नीचे की ओर सेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो दोहरी फोकस होगा, बाईफोकल होगा। लेकिन अब क्या, डबल फोकस लेंस विच हैव लोअर पार्ट कॉन्वेक्स, तो ये बिल्कुल सही है ना, लोअर पार्ट कॉन्वेक्स जो है यहाँ पर सही होगा।
वो अपर के पार्ट में कॉन्वेक्स नहीं रखा जा सकता, इस बात को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अपर के पार्ट में अगर कॉन्वेक्स रखा हुआ है, मान लो उसी सेक्शन से किसी ने सन को देख लिया, तो क्या होगा, उसकी रेटिना बर्न हो सकती है। तो कॉन्वेक्स ऊपर में नहीं रहता, ये बात एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो वो नीचे रहेगा, नीचे जो है उत्तल भाग रहेगा, और ऊपर अपर पार्ट जो है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका क्या रहेगा, कॉन्केव रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। आयोग ने मेरे ख्याल से गलत ले लिया है, तो वो सुधरेगा जो है कहीं ना कहीं। तो कई चीज़ें जो है आयोग ने गलत भी ली है, तो वो चीज़ जो गलत है वो गलत है, लेकिन हम उसको सही तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या जो है सही आंसर उसके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल फोकल लेंस विच हैव लोअर पार्ट कॉन्वेक्स। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो मतलब नीचे में आप देखते हो ना, आपके घर में कोई एजेड पर्सन होंगे तो बाई फोकल लेंस जनरली होता है, तो नीचे में अलग टाइप का एक लेंस दिखता है, ऊपर में अलग दिखता है। तो ऊपर वाला जनरली कॉन्केव होता है, नीचे वाला क्या होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। और कॉन्वेक्स जो लेंस है वो जो है जब पास की चीज़ें हमको नहीं दिखती है तब हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली पेपर पढ़ने के लिए हम जो है वो नीचे वाले सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जब वैसी प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे मिनिमम होगा, वेवलेंथ, उसका जो है उसके लिए क्रांतिक कोण जो क्रिटिकल एंगल है वो लोवेस्ट होगा, और वो किसके लिए होगा, वायलेट के लिए होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वायलेट, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर वही जो है लेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, आंख की प्रॉब्लम से। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम पूछा गया है, फार साइटेडनेस, है ना, जो है क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब जिसको दूर की चीज़ें जो है क्लियर दिखती है और पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, ठीक है, ऐसा उल्टा होता है इसका, है ना, जो बोलते हैं हम। तो बेसिकली यहाँ पर उस स्थिति में अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतल जो है वो नियर साइटेडनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनको दूर की चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होती, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट विजन उनका जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उस केस में हम जो है क्या करेंगे, जब दूर की चीज़ें हमको विजिबल क्लियरली नहीं होती तो वो अवतल लगाते हैं, और पास की चीज़ अगर हम देखते हैं नहीं देख पाते हैं क्लियरली तो उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, है ना। दूर की चीज़ें दिखती है लेकिन पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो जो है इनमें से किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं करता। देखो ये जो यहाँ पर फैक्टर दिए हुए हैं, तो वहाँ पर वो फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एल के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के, और इसको हम एक साथ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, R = L/A। फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ρL/A होता है, ठीक है। तो ये रो जो है ना, ये है स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। और अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो वह जो है पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उसके पदार्थ पर लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इट्स मटेरियल डी। तो स्पेसिफिक पूछा, अगर रेजिस्टेंस पूछता ना तो फिर ये तीनों पे डिपेंड करता, लंबाई पे भी डिपेंड करता और उसके क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता, इन दोनों पे डिपेंड करता, सॉरी, है ना। आवृत्ति की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा उसके पदार्थ पर जो है निर्भर करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये जो है एमीटर जो है करंट को मेजर करने का काम करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। तो अगर देखिए सिंपल सी बात है कि वोल्टेज को हम कैसे मतलब वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं हम, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए ये सर्किट में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स हमने लगाया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको यहाँ से वोल्टेज मेजर करना है, मतलब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, आइडियली यहाँ पर करंट पास नहीं होना चाहिए, सारा करंट कहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। और ये R, तो यहाँ पर जितना भी होगा V = IR से जितना वोल्टेज यहाँ पर जो है ड्रॉप होगा उसको ये मेजर करेगा। लेकिन अगर करंट यहाँ पर चले जाएगा तो यहाँ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो फिर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो जो होना चाहिए था उससे कम ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, है ना। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर में करंट अगर नहीं फ्लो होना चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस बात को यहाँ पर जो है आपको
आदर्श पूछा है ना, आइडियल पूछा है, तो आइडियल में क्या होगा, इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकली बोले तो बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शून्य जो है ना एमीटर का होता है, वोल्ट मीटर का नहीं होता। अगर कहीं किसी ने शून्य लगाया है तो वो गलत हो जाएगा, वो एमीटर के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 10 किलो ओम और उसमें करंट फ्लो हो रहा है 0.02 एम्पियर, तो उसमें कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है ये पूछा है। तो सिंपली है ओम के नियम से V = I × R। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.02 दी हुई है, और ये दिया हुआ है 10 × 10⁻³ क्योंकि किलो ओम में दिया हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 200 वोल्ट, इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा ये जो है क्वेश्चन था, सिंपल ओम्स लॉ से था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसका भी आयोग ने जो है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ही कंट्राडिक्शन में जाएगा और मे भी ये विलुप्त भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो दो केसेस हो सकते हैं इसके, है ना। या तो इसमें से आपको अगर हम देखें तो L लंबाई का तार का प्रतिरोध R है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर तार को खींचकर उसकी लंबाई 4L कर दी जाए, 4 टाइम्स कर दी जाए, तो तार का प्रतिरोध होगा, तार का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब एक वायर था और यहां से क्वेश्चन पूछता ही है और यहां से आया भी क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो है L लेंथ का था पहले, लेकिन अब उसको हम खींच कर क्या कर दिए हैं, 4L कर दिए हैं। अब देखो खींच कर किए हैं मतलब मटेरियल हम ऐड नहीं किए हैं। एक जनरल सेंस में अगर हम बात करें कि अगर मान लो ये एक वायर है, इसको हम खींच रहे हैं और खींच रहे हैं, तो अगर ये लंबा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका साइज भी उसी रेशियो में घटेगा ही घटेगा, है ना, जब तक कि हम मटेरियल वहां पर ऐड ना करें। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के, ये हमको पता है। तो अगर 4 टाइम्स इसका लेंथ बढ़ेगा तो एरिया भी 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, रेडियस, क्योंकि वही वॉल्यूम जो है कन्वर्ट होगा और लंबाई में जो है बढ़ जाएगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो फिर अलग आंसर आएगा, और अगर मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो फिर अलग आंसर आएगा, है ना। लेकिन कायदे से इसका आंसर कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 16R। ठीक है, आयोग ने लिया है 4R, आयोग ने जो है ना 4R लिया है। तो अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि उसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है, उस स्थिति में 4R होगा। अब यहाँ पर कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है और कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है, तो क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो अगर तार को खींच रहे हैं, उसी तार को खींच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, तार को खींचने पे वही मटेरियल खींचा के जो है क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, और एरिया उसी रेशियो में कम होगा जिस रेशियो में लंबाई बढ़ रही है। तो उस स्थिति में इसको सॉल्व करेंगे तो 16R आएगा। ठीक है, और अगर हम सिंपली एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे तो 4R आएगा। ठीक है, तो दोनों पॉसिबल आंसर है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर 16R होना चाहिए, है ना, इस क्वेश्चन का। लेकिन यहाँ पर आयोग ने 4R लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन विवाद में जाएगा और ज़्यादातर चांसेस है ये जो क्वेश्चन है वो विलोपित हो जाए, ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो देखते हैं अब आयोग आगे क्या लेता है अपने जो मॉडिफाइड होके जो आएगा फाइनल मॉडल आंसर, उसमें देखते हैं वो क्या लेगा। ठीक है, तो दोनों जो है अलग अलग केस के अकॉर्डिंगली दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके हिसाब से 16R है, और दोनों ऑप्शन में दे दिया है और दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस को डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हमको देखनी चाहिए थी, वो कंडीशन यहाँ पर दी नहीं हुई है। तो सिंपली तौर पे किसी ने 16R भी लगाया होगा, किसी ने 4R, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। ठीक है, तो ये विलोपित होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे आप बात करते हैं 220 वोल्ट AC मेंस का शिखर मान होगा। क्या मान हो सकता है शिखर मान? तो सिंपल सी बात है, पीक वैल्यू पूछा है, तो किसी भी जो है पीक वैल्यू अगर VM या VP निकालना है तो √2 जो है क्या होता है, VRMS होता है। तो √2 इंटू क्या कर दो, 220 कर दो, तो √2 मतलब 1.41 होता है, और 220 तो ये कितना आएगा, लगभग 311 वोल्ट के आसपास इसका सही आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है,
तो जो है अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन पे होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होगा। अगर हम इसमें जो है इसका जो है ड्रॉ करें बल रेखाएं, तो इस प्रकार से कुछ बल रेखाएं होंगी, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगी और फिर ये एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर लेगी, है ना। इसके पीछे कंसेप्ट ये है। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये ईच रेजिस्टेंस शोइंग द सर्किट ऑफ 5 ओम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द। तो बेसिकली यहाँ पर मान लीजिए कि सबके सब रेजिस्टेंस 5 ओम है ना, 5 ओम है। अब सबको परेशानी, सबके सिर दर्द यही हुआ होगा कि बीच के रेजिस्टेंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो एक्चुअली में बीच का रेजिस्टेंस को कंसिडर करना ही नहीं था, है ना। तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज से ये क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा सा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जब भी कोई बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो करंट कभी भी बीच से फ्लो नहीं होता है ना। तो यहाँ पर कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा अगर ये ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस बोलने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं इसको जो है ले रहा हूँ P, है ना, इसको ले रहा हूँ Q, इसको ले रहा हूँ मैं R और इसको ले रहा हूँ S। तो यहाँ पर क्या होता है? P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर ये रेशियो फॉलो कर रहा है, ये रेशियो अगर फॉलो करता है तो यहाँ बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये रेशियो तो फॉलो हो ही रहा है, 5/5 तो 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कोई भी करंट जो है यहाँ फ्लो नहीं होगा। तो ये रेजिस्टेंस इसमें इस सर्किट में कंसीडर ही नहीं होगा, और कंसीडर ही नहीं होगा तो ये रेजिस्टेंस को निकाल दो। और रेजिस्टेंस को आपने निकाल दिया तो ये सिंपल सर्किट जो है किस में कन्वर्ट हो गया? कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 5, ये 5, तो ये मिला के 10, ये भी 10। तो 10 और 10 का पैरेलल कितना होगा? हाफ, 5। इसका सही आंसर क्या था? 5। ठीक है, तो 5 ओम इसका जो है राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से x किरणों का गुण नहीं है पूछा है। ठीक है, कोई एक आपको बस यहाँ पर एलिमिनेट करना है, वही सही आंसर होगा। यस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सही बात है। ये आयनित कर सकती है गैसों को, ये भी सही है। इन किरणों की आवृत्ति तीव्र प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। जी नहीं, आवृत्ति नहीं, तरंग दैर्ध्य कम होती है। उसको तरंग दैर्ध्य को चेंज कर दिया आवृत्ति से। अगर यहाँ पर तरंग दैर्ध्य रहता ना तो फिर ये गलत नहीं होता, तो सही होता। आवृत्ति ले दिया है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली गामा रे, एक्सरे और यूवी, इनकी जो तरंग दैर्ध्य है ये विजिबल लाइट से कम होती है। तो यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ता हुआ, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होता हुआ। तो अगर हम बात करें तो जो लाइट की फ्रिक्वेंसी है एक्सरे की फ्रिक्वेंसी से कम है। अब वहाँ पर उल्टा दे दिया है, एक्सरे की फ्रिक्वेंसी कम बोल दिया है किससे? लाइट से। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गुण नहीं है पूछा है तो डी। ठीक है, देयर फ्रिक्वेंसी इज लोअर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है ना एक्सरे के लिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 4 लाइट वेटेड रॉड शेप्ड ABCD सेपरेटली सस्पेंडेड बाई थ्रेड्स। 4 यहाँ पर दिए हुए सैंपल्स, और ये बार मैग्नेट को जब हम पास ला रहे हैं, उसके एक मैग्नेट को, दंड चुंबक को पास ला रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है? ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है, ए जो है वो जो है रिपेल हुआ, मतलब थोड़ा सा प्रतिकर्षित हुआ, बी थोड़ा सा आकर्षित हुआ, सी स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ, और डी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डी तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो 3 प्रॉपर्टी से क्वेश्चन दिए गए हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है प्रतिचुंबकीय, वह चुंबक के प्रभाव में जैसे ही आता है थोड़ा सा प्रतिकर्षित होगा। तो यहाँ पर फीबली रिपेल, मतलब ए डायामैग्नेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पर ए नॉन मैग्नेटिक पूछा है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, डी नॉन मैग्नेटिक है और डी को यहाँ फेरोमैग्नेटिक दे दिया है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, यहाँ पर और क्या पूछा हुआ है? बी इज फीबली अट्रैक्टेड, ये पूछा हुआ है ना। तो बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा सा क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, तो ये सही दिया हुआ है। सी इज ऑफ ए डायामैग्नेटिक, भाई स्ट्रांगली अट्रैक्टेड कौन होता है? फेरोमैग्नेटिक होते हैं। ये तो डायामैग्नेटिक बोल दिया तो गलत हो गया। डायामैग्नेटिक थोड़ा सा रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तो ये भी गलत है ना। तो क्या सही हो गया? बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि बी थोड़ा सा आकर्षित हो रहे हैं। देखो थोड़ा जो आकर्षित होते हैं चुंबक की ओर वो होते हैं पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। ठीक है,
और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय। तो सी लौह चुंबकीय होना चाहिए था, जो नहीं है। डी जो है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए था, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ए जो है वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए था ए। तो यहाँ अगर हम जो है ऐसा मिलाए तो आपको बी जो है यहाँ इसका राइट आंसर आपको दिखते हुए मिलता है। इसके बाद आते हैं, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है। धारावाही चालक में अगर हम देखें, ये अगर वायर है और उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर किसी प्लेन में है तो उसका जो है क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर मान लो ये एक लंबवत प्लेन है चालक के, तो चालक के लंबवत प्लेन में एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, लंबवत तल में वृत्ताकार, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सर्कुलर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बंद वक्र में होती है, सही है, ऑलवेज क्लोज लूप बनाती है ना। एन और एस की बात करें तो ये अगर मैग्नेट है तो इस तरीके से ये निकलती है और इस तरीके से ये हमेशा, है ना, ऐसा ही होगा। कुछ आपस में कभी नहीं काटती, जी बिल्कुल नहीं काटती, बिल्कुल सही बात है। और उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती, ये भी सही बात है, ठीक है। तो सारे के सारे जो है सही स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस बार, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, एंटी फेरो, तो सिंपल सा बात है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेरा, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये, ठीक है, जिनसे मैग्नेट भी बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, ड्राई सेल कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी को, सेल जो है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है, नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य क्या है। मॉडरेटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है, घटाने का काम करता है। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये इसका सही हो जाएगा आंसर। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो लगभग हमने जो है सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। 2 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के बस थे, बाकी सब फिजिक्स के क्वेश्चन हमने देख लिए। तो जो कंट्राडिक्शन है, जो हमने अभी हमने ये डिस्कस किया फिजिक्स के सेक्शन को, तो जो भी सही आंसर है वो हमने डिस्कस किया। आयोग ने जो लिया है वो दावापत्ति में जाएगा, बदलेगा, या फिर वो विलुप्त होगा। जिन क्वेश्चन की हमने बात की है जो कंट्राडिक्शन पे है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आप दावापत्ति लगाइए और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो चेंज होगा और फिर देखते हैं कि मॉडिफाइड आंसर में उसका वो क्या लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे हुए सेक्शन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।